स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके। तो सुबह हमने क्या पढ़ा? Points to be considered at the time of verification: existence, possession, ownership, charge or lien, record, audit report and event after balance sheet date. ये points value करे verify करेगा, वो पढ़ा हमने. Then we have learned verification of fixed assets. Okay, so for the verification of fixed assets, which kind of points are going to be considered by the auditor? ये सारे points पढ़े थे हमने. फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, अगर प्लांट एंड मशीनरी कंपनी के बैलेंस शीट में दिया है तो फिर उसको किस तरह से वेरीफाई करेगा, ये भी पढ़ा हमने. देन नेक्स्ट वन दैट इज द फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स. तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी तुम लोगों को पता है कि ये भी एक क्या है, फिक्स असेट है. सो हाउ द ऑडिटर इज गोइंग टू वेरीफाई द फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, तो किस तरह से ऑडिटर उसको वेरीफाई करेगा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को? तो उसके लिए भी सबसे पहले ऑडिटर क्या चेक करेगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किस तरह का है, परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, वेदर द ट्रांजैक्शंस आर इन अ कंट्रोल्ड मैनर और नॉट, that will be checked by the auditor related to the furniture and fixtures. Okay, then next one that is the serial number. अभी यहाँ पे सीरियल नंबर का क्या मतलब है? सीरियल नंबर ये क्या होता है कि जब हम कोई फर्नीचर परचेस करते हैं, ठीक है, अभी एक या दो तो करते हैं नहीं, बराबर, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं फर्नीचर में और फिक्सचर में. तो ऐसे अगर आइटम्स परचेस किए गए हैं फर्नीचर से रिलेटेड एंड फिक्सचर से रिलेटेड, देन द ऑडिटर विल चेक वेदर द प्रॉपर सीरियल नंबर इज गिवन टू दैट फर्नीचर और नॉट. उस फर्नीचर को प्रॉपरली सीरियल नंबर देना चाहिए ताकि आइडेंटिफाई हो सके, बराबर. रजिस्टर में जैसे जैसे एंट्री किया जाएगा वैसे वैसे रजिस्टर में एंट्री करते समय उस फर्नीचर को क्या दिया जाएगा, स्टॉक मेंटेन करते समय सीरियल नंबर दिया जाएगा, बराबर. तो वो सीरियल नंबर उस पर्टिकुलर फर्नीचर पे प्रिंटेड होता है, अगर आपने कहीं देखा होगा, ठीक है, आप कहीं गए होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा किसी किसी फर्नीचर पे, चेयर पे, टेबल पे कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है, बराबर. तो ऐसे नंबर दिए जाते हैं ताकि वो स्टॉक मेंटेन कर सके, बराबर. तो वो नंबर चेक करेगा. देन नेक्स्ट वन दैट इज द शेड्यूल ऑफ फर्नीचर. अभी शेड्यूल ऑफ फर्नीचर मतलब क्या होता है? जिसमें एक शेड्यूल बनाया जाता है जिसमें फर्नीचर से रिलेटेड सारा डिटेल मेंशन किया हुआ रहता है. कौन से टाइप का फर्नीचर है ना, उसका लोकेशन कहाँ पे रखा हुआ है, मतलब वो फर्नीचर कहाँ पे रखा हुआ है, उसका कॉस्ट क्या है, उसका डेट ऑफ परचेस क्या है कि नहीं? समझ में? तो ये सारी डिटेल्स का शेड्यूल बना के रखा हुआ रहता है कंपनी में. तो वो शेड्यूल ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा, मतलब डिटेलिंग चेक करेगा फर्नीचर का. ठीक है, कौन से टाइप का फर्नीचर है, उसका कॉस्ट क्या है, कौन सी डेट पे परचेस किया गया है, कौन से यूज के लिए वो यूज कर रहे हैं, है ना. तो वो सारी चीजें यहाँ पे चेक करेगा. देन फिजिकल एग्जामिनेशन. फिजिकल एग्जामिनेशन बता दिया, जैसे कि सब में भी मैंने एग्जांपल बताया था कि कंपनी ने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेस किया है तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑफिस में जाके वहां पे देखेगा कि सच में वो फर्नीचर वहां पे है या नहीं है. दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस और फिजिकल वेरिफिकेशन. फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब खुद जाके चेक करेगा. देन वेरीफाई द कॉस्ट. ऑडिटर विल वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो कॉस्ट मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, बैलेंस शीट में कॉस्ट लिखा रहेगा कि इतने इतने अमाउंट का फर्नीचर परचेस किया, तो ऑडिटर क्या करेगा, उस कॉस्ट को वेरीफाई करेगा. अभी वेरीफाई करना है तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, किसके साथ वेरीफाई करेगा? ऑब्वियसली बिल्स के साथ वेरीफाई करेगा ना. वॉट एवर द बिल्स, इनवॉइसेस आर प्रिपेयर्ड और इनवॉइसेस आर मेंटेन बाय द कंपनी, तो उसके साथ वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा वेदर द एक्सपेंडिचर्स डन ऑन द फर्नीचर इज आर प्रॉपरली कैपिटलाइज्ड और नॉट. लेकिन अगर कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस किया है तो कैपिटल नेचर है या नहीं है वो चेक करेगा. अंडरस्टैंड? दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. यहाँ तक डाउट है किसी को? फर्नीचर एंड फिक्सचर को ऑडिटर किस तरह से वेरीफाई करेगा?
इंटरनल कंट्रोल चेक करेगा, सीरियल नंबर ऑफ फर्नीचर्स चेक करेगा, शेड्यूल ऑफ फर्नीचर चेक करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन चेक करेगा एंड कॉस्ट वेरीफाई करेगा। यहाँ तक डाउट है किसी को 5 पॉइंट में? समझ में आ रहा है ना कि कैसे ऑडिटर चेक करता है? देन उसके साथ साथ अभी फर्नीचर और फिक्सचर की बात करें तो ये भी एक फिक्स एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, बराबर। सो ऑडिटर विल चेक वेदर द एडिक्वेट डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द फर्नीचर और नॉट। प्रॉपर डेप्रिसिएशन, एडिक्वेट मतलब क्या? प्रॉपर, बराबर। प्रॉपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है कि नहीं, जैसे बोला गया है जितना परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, बराबर, उस हिसाब से वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है कि नहीं, वो ऑडिटर खुद कैलकुलेट करके देखेगा, बराबर। देन वेरीफाई द एग्जिस्टेंस। अभी फिजिकल वेरिफिकेशन एंड वेरीफाई एग्जिस्टेंस एक ही पॉइंट है, लेकिन फिर भी आप दो करके ऐसे लिख सकते हो, बराबर, क्योंकि वो फिजिकली जाके वहां पे वेरीफाई करेगा एग्जिस्टेंस है कि नहीं, बराबर। एंड वेरीफाई एग्जिस्टेंस मतलब वो ऑब्जर्व करेगा ना कि जो वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने कंडक्ट करवाया है, फिजिकल वेरिफिकेशन, वो प्रॉपरली करवाया है कि नहीं, उसको वेरीफाई करेगा, बराबर। देन ही विल वेरीफाई द ओनरशिप। ओनरशिप वेरीफाई करेगा। अभी ओनरशिप वेरीफाई में क्या करेगा? जो फर्नीचर कंपनी में दिख रहे हैं कि परचेस किया गया है, बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है ना, फर्नीचर एड परचेसेस वगैरह अगर एडिशनल किया है तो ऑडिटर क्या करेगा? इनवॉइस चेक करेगा, कैरेज बिल चेक करेगा, इनवर्ड का लाने का होता है ना, चार्जेस पेड करते हैं। फर्नीचर के ऐसे ही हाथों में उठा के लाता है क्या कोई? ला सकते हो क्या फर्नीचर हाथ में उठा के? नहीं, हम लोग ऑर्डर दे देते हैं, फिर दुकानदार क्या करता है, टेम्पो वगैरह करके हमारे पास भेज देता है। तो टेम्पो वाला क्या फुकट में लेके आता है क्या? नहीं, उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अलग से होता है, बराबर। तो कैरेज चार्जेस होते हैं। तो वो फिर अगर कुछ फर्नीचर और फिक्चर्स होते हैं जिनको क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है ना, बराबर है कि नहीं, उसका सेटिंग करना पड़ता है। तो उसको अगर इंस्टॉलेशन करवा के दिया हुआ है, अच्छे से एक जगह पे फिट करके दिया हुआ है किसी फर्नीचर को, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हुआ रहेगा। सो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर, बराबर। और ऑडिटर इसके साथ साथ क्या करेगा? मॉर्गेज का जो पेपर होता है, इज देयर एनी लोन टेकन बाय द कंपनी? कंपनी ने कोई लोन लिया है क्या? जिस लोन को लेने के लिए कंपनी क्या करती है, कभी कभी अपने एसेट्स गिरवी रखती है। तो एसेट्स गिरवी रखा है क्या? उसमें कोई फर्नीचर तो गिरवी नहीं रखा है कंपनी का, है कि नहीं? ऐसा हो सकता है ना कि आपको लोन की जरूरत है तो हम लोग हमारा एसेट गिरवी रख सकते हैं लोन के लिए, बराबर। तो ऐसी कोई एसेट है क्या जो कंपनी ने गिरवी रखी है? दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। तो उसे ऑडिटर चेक करेगा, बराबर। देन नेक्स्ट वन दैट इज वेरीफाई द डिस्क्लोजर्स। ऑडिटर क्या करेगा कि जो फर्नीचर एंड फिक्चर्स है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर एज पर द शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट। जो भी शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिटेलिंग दिया हुआ है कि फर्नीचर एंड पिक्चर को किस तरह से डिस्क्लोज करना चाहिए, उसी तरह से डिस्क्लोज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। सिंपल। पढ़ो सारे पॉइंट, 9 पॉइंट पढ़ो। देखो किसी को डाउट है किसी पॉइंट में कि फर्नीचर और पिक्चर में ऑडिटर किस तरह से चेकिंग करेगा? इज देयर एनी डाउट? किसी को डाउट है इसमें? यस और नो? डाउट है तो पूछो पॉइंट्स पढ़ के। आधे पॉइंट तो पहले ही बता चुकी हूँ, फिजिकल एग्जिस्टेंस बता चुकी हूँ, डेप्रिसिएशन बता चुकी हूँ, ओनरशिप बता चुकी हूँ, एग्जिस्टेंस बता चुकी हूँ, है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल बता चुकी हूँ। ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यस और नो? बोलो जल्दी, कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा है। इज देयर एनी डाउट? चैट बॉक्स तो नहीं सटक गया ना यहाँ पे? चालू तो है। ओके, so I hope you all of you got it how to do the verification as a auditor, है ना। इस तरह के सारे पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, चेक करने हैं।
नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी एक तरह की क्या है, फिक्स एसेट्स है, सबको पता है। अभी लैंड एंड बिल्डिंग में भी मुझे बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग में भी हम लोग डेप्रिसिएशन लेस करते हैं कि नहीं करते, बताओ। वी आर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द लैंड एंड बिल्डिंग और नॉट? यस। यस, वेरी गुड। वो डेप्रिसिएशन किसका होता है, लैंड का होता है कि बिल्डिंग का होता है? वो डेप्रिसिएशन किसका होता है, लैंड का कि बिल्डिंग का? यस। लैंड एंड बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, आपने बोला यस, है ना? तनुजा, आई थिंक ना, रोल नंबर 13। यस, ओके। तो फिर वो लैंड का डेप्रिसिएशन होता है कि बिल्डिंग का, बताओ। क्योंकि लैंड और बिल्डिंग दोनों अलग अलग होते हैं, ये तो पता है ना। सुबह बैठे थे ना लेक्चर में, सुबह बताया था मैंने इसके बारे में। हाँ, तो बताओ फिर, डिप्रिसिएशन लैंड पे चार्ज होगा कि बिल्डिंग पे, बाकी सब लोग बताओ। लैंड पे चार्ज होगा कि बिल्डिंग पे? यस, वेरी गुड, बिल्डिंग पे चार्ज होता है। सुबह ही मैंने आप लोगों को बोला, लैंड इज नॉट लैंड इज नॉट एलिजिबल फॉर चार्जिंग अ डेप्रिसिएशन। लैंड का हमेशा अप्रिसिएशन होता है। अभी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान रखो। देखो, सुबह की बात ही बताई और भूल गए सब लोग। लैंड एंड बिल्डिंग। सो सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, रिकॉर्ड चेक करेगा। बराबर, लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं तो, क्योंकि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। वेदर द कंपनी, अगर मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी ने अगर कोई लैंड परचेस की है, कोई बिल्डिंग परचेस की है, तो उसका प्रॉपर ओनरशिप पेपर्स, लीगल पेपर्स, लीगल एग्रीमेंट मेरे पास होना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो दैट शुड बी चेक बाय द ऑडिटर, दैट शुड बी वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। अंडरस्टैंड? तो वो ऑडिटर ने प्रॉपरली क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए, देखना चाहिए वहां पे कोई डिस्प्यूट्स तो नहीं है, लैंड का बिल्डिंग का। होता है ना, लैंड में बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो है या नहीं, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। वो पूरा रिकॉर्ड चेक करेगा, उससे रिलेटेड रिपोर्ट चेक करेगा, है कि नहीं? तो वो रिकॉर्ड्स वो ऑडिटर चेक करेगा। देन नेक्स्ट वन, ओनरशिप। ओनरशिप में ऑडिटर क्या चेक करेगा? ऑडिटर का ये सबसे पहला ड्यूटी होता है कि अगर जहाँ पे बात आती है परचेस की, कोई चीज परचेस किया हुआ है, तो उस चीज का बिल होना चाहिए, लीगल बिल होना चाहिए, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। सो दैट शुड बी परचेज बाय द कंपनी होना चाहिए, इन द नेम ऑफ द कंपनी होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तब उसको बोला जाएगा लीगल डॉक्यूमेंट। गॉट इट? सो दैट लीगल डॉक्यूमेंट shows that the company is the legal owner of the building, लीगल ओनर ऑफ द लैंड, है कि नहीं? वो टाइटल डीड से पता चलता है। सो दैट टाइटल डीड विल बी चेक बाय द ऑडिटर विच इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड? और उसके ऊपर जब कभी भी हम लोग देखो प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं, तो हमें कुछ स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है, बराबर? तो वो स्टैम्प ड्यूटी पे हुआ है कि नहीं? अगर स्टैम्प ड्यूटी पे किया हुआ है तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप सच बोल रहे हो, यू आर द ओनर ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड? सो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। देन चार्ज और लीन। चार्ज और लीन में ये देखा जाएगा कि जो बिल्डिंग आपने परचेस किया हुआ है, जो लैंड आपने परचेस किया हुआ है, उस पर कोई क्लेम तो नहीं कर रहे थर्ड पार्टी। किसी थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर क्लेस किया रहेगा कि ये बिल्डिंग मेरी है, इसने हड़प ली करके, है ना? ऐसा हो सकता है, बराबर? So to verify this kind of a situation, the auditor will check the loan documents, then minutes of board meeting, minutes of shareholders meeting, है ना? रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट रहेगा, वो सब ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा। देन वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में क्या होता है कि ऑडिटर यहाँ पे वैल्यू चेक करेगा कि जो बिल्डिंग की वैल्यू की गई है
है ना। जब आप परचेस करने जाओगे तो मार्केट वैल्यू एक होता है और एक वैल्यू होता है जिस पर आप परचेस कर रहे हो, बराबर। तो वो वैल्यू देखा जाएगा कि प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। सो ऑडिटर विल चेक वेदर द बिल्डिंग इज वैल्यूड एट द बुक वैल्यू और नॉट एट अ मार्केट वैल्यू, क्योंकि हम जिस पर्टिकुलर चीज पे पर्टिकुलर कॉस्ट पे परचेस करेंगे उसी कॉस्ट पे लिखेंगे, बराबर। अभी मुझे बताओ, मैंने अभी एक कार परचेस की, ठीक है। बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना, तो बिल्डिंग की ही बात करते हैं, चलो। बिल्डिंग परचेस की मैंने, ठीक है। वो बिल्डिंग की कॉस्ट है 10 करोड़। कितना कॉस्ट है? 10 करोड़ है। तो मैं बैलेंस शीट में 10 करोड़ लिखूंगी कि मार्केट वैल्यू 15 करोड़ है वो लिखूंगी? कौन सा कॉस्ट लिखूंगी मैं बैलेंस शीट में? मार्केट में उस बिल्डिंग का कॉस्ट 15 करोड़ है और मैंने परचेस किया 10 करोड़ में मेरे बिजनेस के लिए। तो कौन सा कॉस्ट मैं बैलेंस शीट में पुट करूंगी? कौन सा वैल्यू पुट करूंगी बैलेंस शीट में? बोलो जल्दी। कौन सा कॉस्ट बुक करूं, बैलेंस शीट में लिखूंगी? अच्छा, चैट बॉक्स ऊपर चला गया शायद से, सॉरी। 10 करोड़, यस, वेरी गुड। जिस कॉस्ट पे परचेस किया है वही कॉस्ट हम लोग हमारे बुक में लिखेंगे, दैट इज द कॉस्ट वैल्यू, जो भी कॉस्ट है। अंडरस्टैंड? यस, नॉट अ मार्केट वैल्यू, नॉट अ सेलिंग प्राइस। गॉट इट? जो कॉस्ट रहेगा उसी कॉस्ट पे हम लोग एसेट्स मेंटेन करते हैं, बराबर। सबको पता है ये। तो वो वैल्यू ऑडिटर चेक करेगा कि प्रॉपरली वैल्यू पे वो एंटर किया गया है कि नहीं बैलेंस शीट में एसेट। देन नेक्स्ट वन, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में क्या है, यहाँ पे दो तरह के कॉस्ट होते हैं, बराबर। ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, फाइनेंशियल कॉस्ट होता है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट क्या आएगा? फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब जब आप कोई पर्टिकुलर लोन लेते हो, बिल्डिंग परचेस करने के लिए आपने लोन लिया हुआ है, या कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए आपने इंटरेस्ट पे किया हुआ है कि नहीं? एक्विजिशन ऑफ बिल्डिंग। तो इससे रिलेटेड जो भी कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस रहेंगे, दैट कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर शुड बी रिकॉर्ड सेपरेटली फ्रॉम द रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस, बराबर। समझ में आया? तो फाइनेंशियल कॉस्ट रहेगा तो उसको अलग से हम मेंशन करेंगे। देन लैंड एंड बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन रहेगा उसको प्रॉपर और एडिक्वेटली वो कंपनी ने कैलकुलेट किया हुआ है कि नहीं, वो कॉस्ट देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में जो एंटर किया हुआ है, बराबर, तो वो एंटर किया हुआ अमाउंट प्रॉपर है कि नहीं कॉस्ट पे, वो देखा जाएगा। दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। और वो प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कंडीशन में है, ये भी ऑडिटर चेक करेगा, उसका कॉस्टिंग करेगा वो पूरा। समझ में है कि सच में उतने का मतलब? अभी देखो, जो वैल्यू कॉस्ट पे है, ये साल कॉस्ट मेरा बिल्डिंग एंड लैंड एंड बिल्डिंग का 10 करोड़ है, मैंने लिखा 10 करोड़ में परचेस किया। अभी मुझे बताओ, नेक्स्ट ईयर भी 10 करोड़ ही दिखाई देगा क्या मेरे बैलेंस शीट में? 10 करोड़ रुपया ही दिखाई देगा क्या बैलेंस शीट में? ये साल भी 10 करोड़, अगले साल भी 10 करोड़, उसके अगले साल भी 10 करोड़ दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि क्या होता रहेगा वो, उसका कॉस्टिंग होता रहेगा। अगर मैंने एडिशनल परचेस किया तो ऐड हो जाएगा, अगर डेप्रिसिएशन लेस किया तो कम हो जाएगा। इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा वो, ठीक है, कम ज्यादा होता रहेगा। तो उसी कॉस्ट पे हमें लिखना है, जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो बढ़ता हुआ लिखेंगे, रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस होता हुआ हम लोग कॉस्ट लिखेंगे उसमें, बराबर। दैट इज द कॉस्टिंग। देन रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। रीवैल्यूएशन अभी सुबह बताया था, रीवैल्यूएशन या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी रीवैल्यूड होती है, बराबर। रीवैल्यूड होती है, अगर उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करोगे तो डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा, तो फिर अमाउंट क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन डेप्रिसिएशन किसका होता है? बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होता है। अगर आपको बैलेंस शीट में सिर्फ लैंड, कभी कभी लैंड अलग से देते हैं, बिल्डिंग अलग से देते हैं, कभी कभी एक साथ देते हैं, बराबर। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ लैंड दिया है तो लैंड का रीवैल्यूएशन होता है सिर्फ एप्रिसिएशन में, बराबर। लैंड का वैल्यू हमेशा एप्रिसिएट होता है, डेप्रिसिएट नहीं होता है, ये बात ध्यान दो। लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, अंडरस्टैंड? ओनली एप्रिसिएशन होता है उसमें। एप्रिसिएशन मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीज होता है, बराबर ना।
आप खुद भी देखो, अभी ये लॉजिकल पॉइंट है। अभी के अभी आप देख रहे हो, आप जब भी कभी भी कोई लैंड परचेस करने जाओगे तो कोई भी आपको कम प्राइस में देता है क्या? बोलता है क्या? अरे भाई ले लो इसको, मैंने 5 लाख में परचेस किया था, अभी इसका डेप्रिसिएटेड वैल्यू हो गया है 4 लाख। ठीक है, आप मुझे 4.5 लाख में दे दो, ऐसे होता है क्या? लैंड का प्राइस हमेशा बढ़ते जाता है, कभी कम नहीं होता है, ये ध्यान रखो। लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं होता है कभी भी। क्लियर? बिल्डिंग रहेगा तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन उल्टा हो जाएगा। लैंड वही है, लेकिन उसी लैंड पे अगर आपने बिल्डिंग बना लिया तो वो आ गया आपका बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होता जाएगा। आज आज बिल्डिंग जैसी है कल वैसी ही रहेगी जरूरी नहीं है। उसमें दीमक लग जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा, ब्रेक्स आ जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन लैंड, बिल्डिंग जिस लैंड पे खड़ी है वो लैंड तो वैसे की वैसे ही रहेगी ना, लैंड तो लैंड है। बराबर, तो उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। समझ में आया? बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन होता जाएगा लेकिन लैंड का एप्रिसिएशन होता रहेगा, लैंड की प्राइस बढ़ती रहेगी। अगर आज मैंने वो लैंड पे बिल्डिंग बनाया है, उसका 10 करोड़ है, तो मैं बेचने जाऊंगी तो उसको 20 करोड़ में बेचूंगी। ऐसे नहीं बोलूंगी कि 10 में परचेस किया था तो अभी डेप्रिसिएशन हो गया तो मैं कम में ही बेचूंगी, क्योंकि लैंड के साथ जा रही है वो। समझा? एप्रिसिएशन ही होगा लैंड का, नॉट बिल्डिंग। समझा? देन कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। कंस्ट्रक्टेड मतलब क्या है कि कंपनी ने अपनी जो बिल्डिंग है उस लैंड पे क्या करवाई है, कंस्ट्रक्ट करवाई है। अंडरस्टैंड? कंस्ट्रक्ट करवाई है। अभी मेरे पास लैंड थी, मैंने लैंड परचेस करके रखी थी, लेकिन मैंने क्या किया फिर उसमें, बिल्डिंग बांधने के लिए मुझे फैक्ट्री लगवाना था, तो फैक्ट्री का बिल्डिंग बांधने के लिए मुझे वहां पे कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ा, ऑर्डर देना पड़ा ना उसको। बराबर, तो हम लोगों ने एग्रीमेंट बनाया, मैंने उसको बोला मुझे 3 माले का बिल्डिंग बना के दे, ऐसा ऐसा, वो उसका आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा बनाना है। गॉट इट? तो इस तरह से मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बनाने के लिए। तो ये कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होता है। तो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग अगर बनाई हुई है तो ऑडिटर यहाँ पे जो भी आर्किटेक्चर रहेगा उसका सर्टिफिकेट मांगेगा। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन किया है तो उसका सर्टिफिकेट देता है आर्किटेक्चर, पता है ना? तो वो, देन ऑर्डर, बिल्स, जितने भी कॉस्ट लगे हैं, देन कॉन्ट्रैक्ट कॉपीज, वो सारा ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा। एंड लास्ट वन, ही विल गिव द रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू कैरो 2016 whether the land and building is appeared in the balance sheet as per the rules or not. That will be checked by the auditor. That's it. Any doubt in this? किसी पॉइंट में डाउट है किसी को कि लैंड एंड बिल्डिंग को ऑडिटर किस तरह से चेक करेगा? Yes or no? Is there any doubt now in land and building? I hope all of you clear. डेप्रिसिएशन का पॉइंट ध्यान में रखो अच्छे से। और कौन सा एसेट बचा है? स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक टेकिंग, लूज टूल्स। ओके, लूज टूल्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लूज टूल्स? लूज टूल्स, लूज टूल फिक्स एसेट है कि करंट एसेट है, बताओ? लूज टूल्स करंट एसेट है कि फिक्स एसेट है? लूज टूल्स करंट एसेट है कि फिक्स एसेट है? बोलो जल्दी, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। कितने लोगों को याद है? लूज टूल्स करंट एसेट है कि फिक्स एसेट है? लूज टूल करंट एसेट है।
लास्ट लेक्चर में बताया था ना, लूज टूल्स क्या होते हैं। लूज टूल्स जो हमारे टेक्निकल टूल्स होते हैं, छोटे मोटे स्क्रू ड्राइवर, नट, बोल्ट्स वगैरह रहते हैं ना टूल्स, तो ऐसे छोटे मोटे जो टूल्स होते हैं वो लूज टूल्स होते हैं। वो भी एक तरह की क्या होती है, एसेट होती है कंपनी की, बट इट इज अ करंट एसेट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन शेड्यूल 3 के हिसाब से करंट एसेट्स में उसको गिना जाता है। तो दिस इज द करंट एसेट्स, ध्यान रखो। याद रहेगा अभी, लूज टूल्स आर द करंट एसेट्स। सो ऑडिटर लूज टूल्स में क्या चेक करेगा, लूज टूल्स, कॉस्ट ऑफ लूज टूल्स ऑडिटर चेक करेगा कि जो भी लूज टूल्स कंपनी ने मेंटेन करके रखे हैं एज अ करंट एसेट्स, है ना। सो ऑडिटर विल चेक द कॉस्ट ऑफ दैट टूल्स, कि वो टूल्स की कॉस्ट कितनी है, और किसी इंजीनियर से उसको सर्टिफाई करवाएगा, बराबर। देन सर्टिफिकेशन ऑफ द वैल्यू लूज टूल्स, ठीक है। लूज टूल्स जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको मैन्युफैक्चर्ड करती है, अगर ऐसे लूज टूल्स मैन्युफैक्चर्ड किए गए हैं, बराबर, देन जो भी अथोराइज ऑफिसर मेंबर रहेगा तो वो उसके बारे में सर्टिफिकेशन देगा, उसके वैल्यू के बारे में। क्योंकि यहाँ पे वो लूज टूल्स क्या हो रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट में बताया, मतलब हमारी कंपनी भी, जैसे कि मेरी कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन मैंने कुछ लूज टूल्स परचेस करके रखे जो मेरे फैक्ट्री में काम आते, बराबर। तो वो सादे लूज टूल्स हो गए। लेकिन अगर मेरी ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मेरी ही कंपनी में ये लूज टूल्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, तो ऐसी अगर मेरी कंपनी है, तो इन दैट केस द ऑडिटर इज गोइंग टू चेक, और ऑडिटर इज गोइंग टू आस्क टू द अथोराइज ऑफिसर, बराबर, और उससे वो सर्टिफिकेशन लेगा उसके वैल्यू के बारे में। दोनों में फर्क समझ में आया? यस। देन फिजिकल वेरिफिकेशन, दैट इज द फिजिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि नट बोल्ट्स वगैरह जो भी पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो जो होते हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं ना। ऑडिटर वहां पे जाके स्टोर रूम में देख लेगा कि कौन से लूज टूल्स रखे हुए हैं, और उसको वो रजिस्टर के साथ, स्टॉक रजिस्टर जो रहेगा उसके साथ क्या करेगा, मैच करके देखेगा कि दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और कितने अवेलेबल है स्टॉक में। दैट इज फिजिकल वेरिफिकेशन। उसका लिस्ट जो भी रहेगा, लिस्ट मेंटेन किया जाता है ऐसे लूज टेक्निकल टूल्स का। ओके, तो वो लिस्ट में ऑडिटर क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। और अगर उसको कुछ भी डाउट लगता है वहां पे कि लूज टूल्स गायब है या किसी ने कुछ मिस अप्रोप्रिएट किया हुआ है, तो झट से वो अपने रिपोर्ट में लिखेगा और उसके बारे में इंक्वायरी करेगा। देन प्रॉपर वैल्यूएशन टूल्स, टूल्स वी आर क्या कर सकते हैं, जो टूल्स बचे हुए रिमेन इन स्टॉक ही रहेंगे ना एज इट इज, वी कैन टेक इट एज अ स्टॉक ऑल्सो, कि ये हमारा लूज टूल का स्टॉक है। तो स्टॉक जो रखा हुआ है, तो स्टॉक दैट शुड बी वैल्यूड एट अ कॉस्ट। ये जो लूज टूल का स्टॉक रहेगा, नॉर्मली हम लोग स्टॉक कौन से प्राइस पे वैल्यू करते हैं बताओ? क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है वो हम लोग कौन से प्राइस पे वैल्यू करते हैं बताओ? स्टॉक, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। याद आया? स्टॉक हम लोग मेंटेन करते हैं कौन सी प्राइस पे? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पर करते हैं ना। लेकिन ये जो लूज टूल है, ये जो लूज टूल का स्टॉक रहेगा, ये सिर्फ कॉस्ट पे ही मेंटेन होगा, वैल्यूड एट कॉस्ट। समझ में आया? इसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है। गॉट इट? तो इसका स्टॉक पे ही है या नहीं, दैट वाज गोइंग टू बी चेक बाय द ऑडिटर। अंडरस्टैंड? और इसमें जो भी वैल्यूएशन करेगा ऑडिटर, तो वो वैल्यूएशन में वो चेक करेगा कि कितना डैमेज है लूज टूल्स में, कितने डैमेज है कि नहीं, कितना ब्रोकरेज है। देन ब्रोकरेज मतलब कितना परचेस किया गया है कमीशन के जिस पे, वो देखेगा। देन कितने ऐसे लूज टूल्स है जो कि पूरी तरह ऑब्सोलेंट हो गए हैं, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, भंगार हो गए, जीरो हो गए, है ना, जीरो वैल्यू पे हो गए, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। Then disclosure. So here the auditor is going to disclose whether these loose tools are recorded or disclosed in the balance sheet under the head of current assets or not.
ये करंट एसेट्स में ही आने चाहिए। तो करंट एसेट्स में डिस्क्लोज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। Okay, and last one is the new point which is not given in your I think not given in your book। बुक में जो पॉइंट्स दिए उसमें ये लास्ट पॉइंट नहीं है। तो इसमें क्या है दिया हुआ है कि नॉट इंक्लूडेड इन द करंट एसेट्स व्हाइल द रेशियो एनालिसिस। जब हम लोग रेशियो एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं, बराबर, तो रेशियो एनालिसिस जब कैलकुलेट करते हैं तो रेशियो एनालिसिस का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो। ठीक है, तो करंट रेशियो जब हम लोग निकालते हैं दैट इज द करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो जब करंट एसेट्स हम लोग इंक्लूड करेंगे तो उस करंट एसेट्स में ये लूज टूल इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ये लास्ट पॉइंट दिया हुआ है। गॉट इट? समझ में आया? तो जब ऑडिटर रेशियो एनालिसिस चेक करेगा किसी कंपनी का करंट एसेट्स रेशियो जब चेक करेगा, तो उसमें ये चेक करेगा कि लूज टूल इंक्लूड किए गए हैं या नहीं किए गए। इस तरह से तो नहीं करना चाहिए करंट एसेट्स में वो इंक्लूड, जब आप रेशियो एनालिसिस कैलकुलेट करते हैं तब, रेशियोज फाइंड आउट करते वक्त। ओके, दैट्स इट। नाउ रीड ऑल द पॉइंट्स। इज देयर एनी डाउट? समझ में आया? याद रहेगा लूज टूल्स कौन सी एसेट है? करंट एसेट्स है। देन नेक्स्ट वन, इसी के जैसा दूसरा होता है स्पेयर पार्ट्स। पता है स्पेयर पार्ट्स क्या होता है? बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, उनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी गाड़ी का जो इंजन है ना, वो हमारी गाड़ी का क्या है? स्पेयर पार्ट है। टायर से, 4 टायर है ना, स्पेयर पार्ट्स रहते हैं, बराबर। तो ऐसे जो अलग अलग चीजें जोड़ के एक पूरा मशीन बनाया गया है, तो उसके जो अलग अलग पुर्जे हैं, है ना, अलग अलग पुर्जों से एक चीज बनती है। तो वो जो पुर्जे होते हैं, हाँ, वो स्पेयर पार्ट्स होते हैं। हाँ, तो वो क्या करते हैं, कभी कभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना, तो हम लोग चेंज करते हैं ना, जो ऐसा पार्ट जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रॉइड पार्ट, बराबर। स्पेयर पार्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, कभी कभी हम लोग एडवांस में लेके रखते हैं हमारे पास, है कि नहीं? तो दैट काइंड ऑफ स्पेयर पार्ट्स, सो दीज आर ऑल्सो द वन काइंड ऑफ अ करंट एसेट। स्पेयर पार्ट भी हमारा क्या है? करंट एसेट्स होता है, बराबर। तो ये जो पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है, तो इसमें ऑडिटर क्या चेक करेगा? इसका इन्वेंट्री चेक करेगा। इन्वेंट्री मतलब क्या? स्टॉक। इसका भी स्टॉक मेंटेन किया हुआ रहेगा ना कंपनी ने। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, हम लोग एक दो चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पूरा जो ओवरऑल स्टॉक रहेगा, उस स्टॉक की जो लिस्ट रहेगी स्पेयर पार्ट्स की, दैट इज गोइंग टू बी चेक बाय द ऑडिटर कि कब परचेस किया गया था, उसका बिल, उसका कॉस्ट क्या था, ऑल दैट थिंग्स इज गोइंग टू बी चेक बाय द ऑडिटर। फिर उसका कॉस्ट चेक करेगा, कॉस्ट ऑफ परचेस कितना है ना, और मार्केट प्राइस कितना है इसका, इन्वेंट स्पेयर पार्ट्स का मार्केट प्राइस क्या है, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर, बराबर। एंड ही विल सी the date of purchase, or on that date what how much the market price was there for that particular price। तो इस तरह से उसका वो कंपैरिजन करेगा कॉस्ट का ऑफ स्पेयर पार्ट्स का। देन वैल्यूएशन, सो वैल्यूएशन में क्या चेक करेगा ऑडिटर यहाँ पे कि जिस तरह से ये पर्टिकुलर एसेट्स को वैल्यू किया जाता है, इसका प्राइस वैल्यूड किया जाता है, तो वो वैल्यू होगा। अभी जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट प्राइस यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा, तो ऑब्वियसली इसका जो कॉस्ट रहेगा वो वैल्यूएशन होगा, जस्ट लाइक अ स्टॉक, जस्ट लाइक अ स्टॉक। दैट मीन्स द कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो दोनों में से जो लेस प्राइस रहेगा उसी प्राइस पे स्पेयर पार्ट को वैल्यू किया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से वो वैल्यूएशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर, बराबर। द नेक्स्ट वन दैट इज नॉट यूजेबल, बराबर। तो नॉट यूजेबल और नॉट यूज्ड या फिर डैमेज, दैट पार्ट्स आर गोइंग टू बी चेक बाय द ऑडिटर इन द लिस्ट ऑफ द स्पेयर पार्ट्स। तो लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स में वो ऑडिटर चेक करेगा, खुद जाके फिजिकली वेरीफाई करेगा कि ऐसे कौन से स्पेयर पार्ट्स है जो कि यूज नहीं हुए हैं या यूजेबल नहीं है या फिर डैमेज हो गए हैं। ऐसे कौन से स्पेयर पार्ट्स है, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर
और वो पूछेगा कि इनके लिए क्या प्रोविजन करके रखा है कंपनी ने स्पेयर पार्ट्स के लिए, जो कि डैमेज है, जो नॉट यूजेबल है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर करके रखा है, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। एंड लास्ट वन एज ए डिस्क्लोजर, तो स्पेयर पार्ट जो रहेंगे दैट विल बी डिस्क्लोज्ड एज अ करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट। तो ऑडिटर वो चेक करेगा कि स्पेयर पार्ट्स को कहाँ पे डिस्क्लोज किया गया है। रीड ऑल द पॉइंट्स, एनी डाउट इन दिस स्पेयर पार्ट्स? स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स दोनों में फर्क है, समझ में आया ना? लूज टूल्स मतलब टूल्स होते हैं जो नट बोल्ट्स वगैरह रहते हैं ना, छोटे 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 छोटे। लूज टूल्स हमारे स्पेयर पार्ट नहीं होते, स्पेयर पार्ट अलग होते हैं जो हम लोग चेंज करवा सकते हैं। ओके। किसी भी दुकान में अगर आप जाते हो तो आप पूछते हो ना कि इस मशीन का स्पेयर पार्ट है क्या, है कि नहीं? दैट इज, तो अलग है दोनों। एनी डाउट इन दिस? नो डाउट, कंफर्म? क्या क्या देखा अभी तक हमने? लैंड एंड बिल्डिंग, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ओके, एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। पैटर्न एंड डाइज, पैटर्न्स एंड डाइज क्या होता है? डू यू नो पैटर्न्स एंड डाइज? कुछ ऐसे डिजाइनेबल मशीन्स होते हैं जिसका पैटर्न यूज किया, जैसे जैसे डाइज होते हैं ना, नोट छापने की मशीन होती है देखो। जैसे नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि नोट छापने की मशीन होती है, तो नोट छापने की मशीन होती है तो वो डिजाइन का एक पैटर्न होता है ना? वो पैटर्न्स होते हैं डिजाइन के। और डाइज होती है मतलब वैसे ही छाप रहती है जिसके थ्रू हम लोग नोट को छापते जाते हैं वो डिजाइन में। बराबर ना? अलग अलग पैटर्न्स होते हैं और उसकी डाइज होती है। गॉट इट? तो ये भी क्या होती है, ये भी कंपनी की एसेट होती है। अगर हमारा प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग का बिजनेस है, तो पैटर्न एंड डाइज आएगा उसमें, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, पैटर्न एंड डाइज यूज करते हैं उस कंपनी में। बराबर? तो ऐसा अगर पैटर्न एंड डाइज का आइटम हमारे कंपनी में है तो ऑडिटर फिर उसका वेरिफिकेशन कैसे करेगा? बराबर? तो ऑडिटर क्या करेगा, ये जो पैटर्न से डिजाइन से डाइज है ना, इसका डेट ऑफ एक्विजिशन देखेगा, उसका कॉस्ट चेक करेगा, है कि नहीं? लिस्ट ऑफ पैटर्न्स चेक करेगा कि कौन से पैटर्न है कंपनी के पास, है ना, कौन सी किस तरह की डाइज बनाई हुई है। बराबर? वेदर दे आर यूजेबल इन कंडीशन और वेदर दे आर डैमेज कंडीशन। वो यूजेबल कंडीशन में है या डैमेज कंडीशन में है, दैट आर गोइंग टू बी चेक बाय द ऑडिटर इन द स्टॉक, इन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या, सबको पता है इन्वेंट्री मतलब क्या? किसी को नहीं पता है क्या इन्वेंट्री मतलब क्या? इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो कि कंपनी मेंटेन करती है। बराबर? दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर लाइक दिस। देन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, कौन सा मेथड यूज किया हुआ है फॉर बाय द मैनेजमेंट फॉर द वैल्यूएशन पर्पस? बराबर? पैटर्न्स एंड डाइज को वैल्यू करने के लिए कौन से कॉस्ट पे, प्राइस पे मेंशन किया है, कौन सी मेथड उसको यूज की गई है वैल्यूएशन करने के लिए, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर थ्रू द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट के थ्रू चेक करेगा, मैनेजमेंट से पूछेगा। ठीक है? देन कॉस्ट, कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ परचेस। कॉस्ट ऑफ परचेस क्या है? बराबर? और कॉस्ट ऑफ परचेस अगर दिया हुआ है, डेट ऑफ एक्विजिशन दिया है, तो उसके साथ साथ ऑडिटर चेक करेगा कि मार्केट प्राइस क्या है इसका। मार्केट प्राइस क्या है वो भी ऑडिटर चेक करेगा, कंपैरिजन करेगा कि कौन से प्राइस पे कंपनी ने उसको वैल्यू किया हुआ है इन द बैलेंस शीट, कौन से कॉस्ट पे मेंटेन किया हुआ है, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। देन नेक्स्ट वन, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, बिल्स, परचेस इनवॉइस, है कि नहीं? जितने भी आइटम्स परचेस किए हुए हैं पैटर्न्स के और डाइस के, वो सारे आइटम्स का क्या करेगा, इनवॉइस चेक करेगा, परचेस ऑर्डर चेक करेगा और कॉस्ट रिकॉर्ड चेक करेगा। बराबर? देन वैल्यूएशन, अभी पर्टिकुलरली मेथड जो यूज किया हुआ है फॉर द वैल्यूएशन, वो किस तरह से किया गया है? तो सबसे पहले परचेस्ड आइटम्स। बराबर? जो परचेस किया हुआ आइटम है तो कॉस्ट ऑफ परचेस्ड, जो कॉस्ट ऑफ परचेस है, वेदर दैट इज रिड्यूस्ड बाय द डेप्रिसिएशन और नॉट, उसको कॉस्ट हम लोग कौन से इस पे मेंटेन करते हैं, डेप्रिसिएशन ना, पैटर्न एंड डाइज पे।
सो वेदर इट इज रिड्यूस बाय डेप्रिसिएशन और नॉट, ये पैटर्न और डाइज है, इसको हम लोग रिड्यूस बाय डेप्रिसिएशन अगर करते हैं हमारी कंपनी में, तो किया है कि नहीं किया हुआ है कंपनी ने, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। किस तरह से वैल्यू किया है मतलब वो चेक करेगा, डेप्रिसिएशन उसमें से डिडक्ट हुआ है कि नहीं, और जो आइटम हम लोग यूज कर रहे हैं वेदर दैट आइटम इज रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और नॉट। बराबर, कौन से कॉस्ट से रिलेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम से रिलेटेड है कि नहीं। देन वेदर इट इज अ ऑब्सोल्यूट आइटम, ऑब्सोल्यूट आइटम मतलब क्या होता है, ऑब्सोल्यूट हो गया है जिसको रियलाइज किया गया है, भंगार में चला गया है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं। बराबर ना, जो भी पैटर्न एंड डाइज डिजाइन है जो मेरे किसी काम का नहीं है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, भंगार हो गया ना, तो मैं उसको क्या करूंगी, भंगार में बेच दूंगी, स्क्रैप मटेरियल पे बेच दूंगी। सो वेदर इट इज ऑब्सोल्यूट और नॉट, वेदर इट इज स्क्रैप्ड और नॉट, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। समझ में आया। तो कंपनी में अगर मेरी कंपनी में पैटर्न और डाइज है, तो उनको मैंने बहुत यूज कर लिया बहुत सालों से मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूंगी, आखिर में उनको स्क्रैप मटेरियल डिक्लेयर करूंगी ना, ऑब्सोल्यूट आइटम डिक्लेयर करूंगी। बराबर। सो अगर ऐसा कोई वैल्यू मैंने किया हुआ है ऑब्सोल्यूट वैल्यू का, तो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर कि सच में वो स्क्रैप मटेरियल है कि नहीं है। ओके। देन डिफेक्टिव और डैमेज्ड, अगर क्या होता है कि आपके पास जो भी आइटम होता है कंपनी में, चाहे वो डैमेज हो, खराब हो, स्क्रैप हो, डिफेक्टिव हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका एक इफेक्ट आपको दिखाना पड़ता है अकाउंट्स में। बराबर ना, इन अकाउंटेंसी यू हैव टू शो एंड यू हैव द रीजन फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन विच यू हैव इनकर्ड इन द कंपनी। बराबर, फिर चाहे वो स्क्रैप हो, डिफेक्टिव हो, डैमेज हो, मैन्युफैक्चर्ड हो, या फिर परचेस किया हो, हर एक के लिए एंट्री पास करना जरूरी है कि नहीं। बराबर। सो इसी तरह अगर कोई आइटम डिफेक्टिव है या डैमेज है, तो उसको भी वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। बराबर, तो वो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। तो जो वैल्यूएशन कंपनी ने किया रहेगा, तो वो ऑडिटर चेक करेगा कि प्रॉपरली उसको वैल्यू किया गया है कि नहीं अकॉर्डिंग टू द डैमेज सिचुएशन। बराबर, दैट इज। तो इस तरह से पैटर्न एंड डाइस को क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, पैटर्न एंड डाइस। समझ में आया। एनी डाउट इन दिस, पैटर्न एंड डाइज। ये पैटर्न से ध्यान रखो, हाँ, ये पैटर्न से, नॉट पेटेंट्स, पेटेंट्स आर डिफरेंट, कॉपीराइट्स पेटेंट्स वगैरह वो डिफरेंट है, ये पैटर्न्स है, हाँ, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड पैटर्न एंड डाइज, स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स, प्रोसीजर फॉर स्टॉक टेकिंग, सॉरी, प्रोसीजर नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग, नॉट प्रोसीजर फॉर स्टॉक टेकिंग, वो अलग पार्ट है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। नाउ इन्वेस्टमेंट। ओके, लास्ट वन, इंस्टॉल इन्वेस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सबको पता है आप लोगों को कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, शेयर्स में, बॉन्ड्स में वगैरह इन्वेस्टमेंट करती है कि नहीं करती है, यस और नो। बराबर। तो फिर ऐसा इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी के बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर ऑडिटर को दिखाई देता है, तो ऑडिटर उसको किस तरह से वेरीफाई करेगा, किसको वेरीफाई कर रहा है अभी ऑडिटर, इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई कर रहा है, किसको वेरीफाई कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई कर रहा है। बराबर। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किसमें होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होता है, शेयर सर्टिफिकेट में शेयर्स में होता है। बराबर, गवर्नमेंट लोन सर्टिफिकेट में, या फिर डिबेंचर्स में होता है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर। सो हाउ द ऑडिटर इज गोइंग टू इन्वेस्ट, how to going to verify the investment auditor. So first investment register, अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट रजिस्टर बनाया हुआ है, बनाते ही है वो लोग, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है कंपनी की, कंटिन्यूअसली उनको मेंटेन करना पड़ता है, सो दे आर मेंटेनिंग द इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। सो ऑडिटर विल ऑब्टेन दैट इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, एंड इन दैट register the auditor will check the details
ओके, ऑफ द इन्वेस्टमेंट, कि किस में इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स में किया है, डिबेंचर्स में किया हुआ है ना। अंडरस्टैंड। सो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। और उस डिटेल में भी फिर कौन सा शेयर्स परचेस किया है, इक्विटी है कि प्रेफरेंस है, उसका फेस वैल्यू कितना है, उसका पर डेट ऑफ परचेस कितना है, उसका बुक वैल्यू कितना था, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अगर लोन है तो, बराबर ना, ईच एंड एवरीथिंग, डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, बराबर। तो इस तरह से ये सारी चीजें ऑडिटर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में चेक करेगा, बराबर। सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ क्लाइंट। कंपनी दिखा तो रही है कि हमने इतना इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ यहाँ किया हुआ है, बट ऑडिटर विल चेक ऑन हुज नेम, ऑन हुज नेम द इन्वेस्टमेंट हैज बीन डन। क्लाइंट के नाम से ही वो इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। Understand? So auditor will compare the balance with the general ledger account and balance sheet, and he will see the investment certificates. ठीक है, वो सर्टिफिकेट भी चेक करेगा और उस पे देखेगा कि कंपनी ने सच में वो इन्वेस्टमेंट परचेस किया है या नहीं किया हुआ है। गॉट इट? देन थर्ड पॉइंट, सैंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऐसे ही डायरेक्टली कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, बराबर। देयर शुड बी अ प्रॉपर सैंक्शन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए फॉर द इन्वेस्टमेंट, बराबर। फिर चाहे वो किसी के नाम से भी हो, इन्वेस्टमेंट किया हुआ बैंक में दिखा रहे कि हमने ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसके इसके नाम से किया हुआ है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कंफर्मेशन होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। विदाउट कंफर्मेशन एंड सैंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यू कैन नॉट इन्वेस्ट money in anywhere. Okay, so that will be checked by the auditor. Then company law, whenever the company or joint stock company जो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करेगी, देन इट शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 और सेक्शन 186 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। मतलब सेक्शन 185 एंड सेक्शन 186 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी ने कहाँ कहाँ कैसे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डिटेलिंग दिया हुआ है, बराबर, प्रिस्क्राइब किया हुआ है। सो दीज कंपनी लॉ शुड बी फॉलोड बाय द company while investing, okay, while investment. So auditor will check whether this company law is complied with the particular investment or not, बराबर। जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके साथ ये कंपनी लॉ रिलेट होता है कि नहीं, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। ओके, देन एप्लीकेशन मनी, बराबर। एप्लीकेशन मनी क्या है, आप सबको पता है कि जब हम लोग किसी शेयर को परचेस करने के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके साथ साथ हमें एप्लीकेशन मनी बोला जाता है सबमिट करने के लिए, बराबर ना। अंडरस्टैंड? सो द एप्लीकेशन मनी वी आर पेइंग फॉर द शेयर्स, ओके, विच आर स्टिल टू बी अलॉटेड। हमने सिर्फ अप्लाई किया है, फिर अभी तक शेयर्स मिले क्या हमें, नहीं, हमने अप्लाई किया हुआ है बट दैट शेयर्स आर नॉट स्टिल अलॉटेड टू अस। अंडरस्टैंड? सो ये जो एप्लीकेशन मनी होता है ये तो कंपनी ने ऑलरेडी ले लिया हमसे, शेयर्स मिला है कि लेकिन हमारे पास नहीं, तो इसीलिए ये चीज डिस्क्लोज करना चाहिए दैट वी हैव पेड द एप्लीकेशन मनी। अंडरस्टैंड? इसीलिए हम लोग शेयर कैपिटल लिखते समय देखो, शेयर कैपिटल जब मेंशन करते हैं कैपिटल के इसमें, तो एप्लीकेशन मनी जो हमने पेड किया है वो भी हम लोग लाइबिलिटी में दिखाते हैं, यस और नो, एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट मनी दिखाते हैं कि नहीं, तो वो हम लोग दिखाते हैं हमारे इसमें एज ए इन्वेस्टमेंट में, बराबर। देन दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर वेदर इट इज डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट और नॉट। भले ही शेयर हमें मिला नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने इन्वेस्ट तो किया हुआ है ना बेटा, तो वो इन्वेस्टमेंट में दिखना चाहिए कि एप्लीकेशन मनी पेड हो चुका है। गॉट इट? सो दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। देन नेक्स्ट वन, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग। मैंने इन्वेस्टमेंट तो किया था, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तो मुझे डिविडेंड मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं है, दैट मीन्स इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। So auditor will compare that amount which is outstanding or accrued with the particular investment details. वो compare करके देखेगा कि सच में उतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। देन मार्केट वैल्यू, बराबर। द ऑडिटर विल चेक द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट
ऑन दैट पर्टिकुलर बैलेंस शीट डेट, जिस दिन बैलेंस शीट बनेगा उस डेट पे देखेगा कि इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू रिकॉर्ड किया हुआ है उस दिन मार्केट वैल्यू क्या है। बराबर, उस दिन का मार्केट वैल्यू क्या है और प्रॉपरली उसके हिसाब से रिकॉर्ड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है कंपनी ने। ओके, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। देन सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक। सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक क्या होता है, कभी कभी एज अ सर्टिफिकेट एज अ सिक्योरिटी करके हम लोग क्या करते हैं, बैंक से लेते हैं सिक्योरिटी। बराबर, अगेंस्ट द सर्टिफिकेट, अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हमने, ठीक है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है मुझे पता है, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, वो बैंक में एज अ सिक्योरिटी की तौर पे क्या करूंगी, उसको जमा करवा दूंगी और बैंक से क्या करूंगी, सर्टिफिकेट लूंगी। सो इन दैट केस द सर्टिफिकेट विल आई विल गेट फ्रॉम द बैंक, बैंक से मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन है क्या, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर कि कंपनी ने ऐसा कोई सिक्योरिटी लिया है क्या बैंक से। गॉट इट, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। रीड ऑल द पॉइंट्स, एनी डाउट? और पॉइंट्स है मेरे ख्याल से, कौन से पॉइंट में डाउट है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा? सिंपल। इज देयर एनी डाउट, एनी पॉइंट? यस और नो बोलो फटाफट, तो खत्म करेंगे। डाउट है तो? देन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, देखो पार्टनरशिप डीड भी होता है, जहाँ पे अगर पार्टनरशिप फर्म है ना, सो इफ देयर इज अ इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बट इन अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में भी वहां पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसके लिए क्या जरूरी है चेक करना, पार्टनरशिप डीड चेक करना जरूरी है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स चेक करना जरूरी है, और जिसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कंपनी का पार्टनर है भी या नहीं, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। तो वो चेक करेगा रिलेटेड विद द पार्टनरशिप। Then next one, that is the inspection. Auditor will examine the certificates, the securities, है कि नहीं, वो खुद जाके वो खुद अपने हाथों से चेक करेगा कि सच में वो सर्टिफिकेट और सिक्योरिटीज है या नहीं है वो बैलेंस शीट डेट पे कंपनी के पास। दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। देन ब्रोकर्स नोट्स, ब्रोकर्स नोट्स क्या होता है, अभी जब आप इन्वेस्टमेंट परचेस करना चाहते हो, बराबर, जो भी इन्वेस्टमेंट आप परचेस करना चाहते हो, अगर आप वो किसी ब्रोकर के थ्रू परचेस कर रहे हो, किसके थ्रू, ब्रोकर के थ्रू, आप डायरेक्टली कोई भी इन्वेस्टमेंट परचेस नहीं कर सकते, देखो आपको ब्रोकर का हेल्प लेना ही पड़ता है। बराबर, द कंपनी इज ऑल्सो टेकिंग द ब्रोकर्स हेल्प। So in that case, the auditor will examine the broker note also, broker statement also. He will check brokers note, मतलब brokers का जो statement है वो भी check करेगा in case of investment purchased by the company from the broker or through the broker, from the मतलब through the broker, ब्रोकर के ब्रोकर के साथ मिलके, और ब्रोकर को मिडल पर्सन रख के जो भी इन्वेस्टमेंट परचेस किया गया है वो चेक करेगा ऑडिटर। अंडरस्टैंड? देन लास्ट वन, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते समय परचेस या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट इफ दैट इज इन अ फॉरेन एक्सचेंज, अगर वो फॉरेन एक्सचेंज फॉर्म में है, देन ऑडिटर विल चेक द अमाउंट विच इज कन्वर्टेड इनटू अ रूपी। क्योंकि मैंने अगर कोई इन्वेस्टमेंट, देखो कम यूएसए से, यूएसए की कंपनी का मैंने इन्वेस्टमेंट परचेस किया हुआ है, शेयर परचेस किया, मतलब इसका मतलब मैंने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर मैंने वो $10,000 में अगर परचेस किया हुआ है, $10,000 में, तो जब मैं अपनी कंपनी का बैलेंस शीट बनाऊंगी तो मैं वहां पे इन्वेस्टमेंट $10,000 लिखूंगी क्या, $10,000 लिखूंगी क्या? नहीं ना, इट्स डॉलर अमाउंट रुपीज नियरली 70 हो गए, तो मैं 70,000 अमाउंट लिखूंगी। द डॉलर विल बी कन्वर्टेड इनटू रूपी अमाउंट। अंडरस्टैंड?
सो इस तरह से कोई फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन होता है तो ऑडिटर वहां पे क्या चेक करेगा, अमाउंट आपने क्या लिखा है कन्वर्ट करके, वो डॉलर के रेट के हिसाब से लिखा है कि नहीं लिखा है, दैट विल बी चेक बाय द ऑडिटर। अंडरस्टैंड? सो ऑल दीज पॉइंट्स आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर in case of investment. Any doubt in this? समझ में आया? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी और एक पार्ट है, कोटेड और अनकोटेड होता है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट समझ में आया क्या? इन्वेस्टमेंट को किस तरह से ऑडिटर चेक करेगा? यस और नो? सो गए क्या सब लोग? सुन रहे हैं ना? सो गए लगता है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर मेरा चैट बॉक्स ही ऊपर चला गया शायद, सॉरी, चैट बॉक्स ऊपर चला गया। ओके, यस यस, सुन रहे हैं सब लोग, यस, नो डाउट नो डाउट, ओके, वेरी गुड। Okay, so we will stop here for the day and we will meet in the next lecture, that is tomorrow. Tomorrow we will see the quoted investment कि quoted investment क्या होता है, okay, and the other part which is